हेलो 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 गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे फोर्थ लेक्चर में हिम्मत बैच का। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले नेटवर्क डिवाइसेस को। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? तो जब भी तुम डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया से जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो हमको अलग अलग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिससे हमारा काम हो सके। एंड उसी के एग्जाम्पल जो हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं आज, वो है मॉडेम हो गया, इथरनेट कार्ड, RJ45 रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। ये सारे हमारे क्या नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इनकी हमको ज़रूरत होती है ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ मॉडेम। अब मॉडेम का नाम में तुमको दो चीज़ें दिख रही है, एक है मो और एक डैम। सो यहाँ पे जो इसका कहना है कि मो यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डैम यानी डी मॉड्यूलेटर। अब डी मॉड्यूलेटर मतलब ऑब्वियसली मॉड्यूलेटर का उल्टा होने वाला है। सो व्हाट मॉडेम डज इसके वो एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बना देता है मॉडरेटर पे, और जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल बना देता है, जिस काम को डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है, और ये रिसीवर एंड पे होता है। सो लाइक ऐसा समझो कि आप इंडिया वाले हो एंड आपको इंग्लिश नहीं आती, सपोज आपको सिर्फ हिंदी आती है, एंड सामने कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश आती है। सो बीच में जो ट्रांसलेटर है ना, वो मॉडेम है, क्योंकि वो आपकी जो लैंग्वेज है उसको लाइक वो अलग ही लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज ही चला रहा है, तो आप उसको कुछ बोल रहे हो, वो एक मिडल लैंग्वेज या काम करो, इस एनालॉजी को जाने ही दो। ऐसा समझो कि एक कंप्यूटर की जो बीच में लैंग्वेज है ना, उसको हम एनालॉग सिग्नल बोल रहे हैं। तो तुम जो दे रहे हो वो डिजिटल सिग्नल है, एंड बीच में एक एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाता है सेंडर्स साइड पे बाय अ मॉडरेटर, एंड रिसीवर्स एंड पे क्या होता है, वही एनालॉग सिग्नल है डिजिटल सिग्नल बन जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डीमॉड्यूलेटर। अब जो मॉडेम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन में। तुमने बोला सेंडर्स एंड पे मॉड्यूलेटर है और मॉड्यूलेटर है, और जो रिसीवर्स एंड उस पे डी मॉड्यूलेटर है। तो वही है कि सोर्स और डेस्टिनेशन नोड्स दोनों के ऊपर मॉडेम्स कनेक्ट होते हैं। फिर इससे हम एक एनेबल हो जाता है कि कंप्यूटर जो वो टेलीफोन से या केबल लाइंस जो होती है उसके ऊपर से अपने डेटा को कम्युनिकेट कर सके। अब मॉडेम्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। नाम से पता चला होगा, इंटरनल यानी अंदरूनी और एक्सटर्नल यानी बाहर का। तो इंटरनल मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही फिट आता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम को हम बाहर से फिट कर सकते हैं कंप्यूटर में। और जब भी किसी नेटवर्क के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टम या फिर कंप्यूटर हो गए तो हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। अब तुम ये जो फिगर है इसके अंदर तुम नोटिस करो कि हमारा किस तरह से मॉडेम का यूज़ हो रहा है। सो हमारे सबसे लेफ्ट में एक लैपटॉप है जिसमें एक डिजिटल सिग्नल है, और वो जा रहा है हमारे मॉडेम के मतलब टेलीफोन लाइन के थ्रू एक ये जो दूसरा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके अंदर, जहाँ भी हमको फाइनल आउटपुट डिजिटल सिग्नल में ही चाहिए। तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है वो मॉड्यूलेशन होता है उसका विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम, बन जाता है वो एक एनालॉग सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में वो टेलीफोन लाइन को क्रॉस करता है, वापस एक मॉडेम पे पहुंचता है जहाँ उसका डीमॉड्यूलेशन होता है, एंड वो बन जाता है हमारा डिजिटल सिग्नल। समझ गए? वेरी गुड, आगे देखते हैं। ईथरनेट कार्ड हमारा दूसरा टॉपिक है। अब ईथरनेट कार्ड को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। शॉर्ट में इसको NIC बुलाएंगे हम। तो तुमको कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोले, ईथरनेट कार्ड बोले, दोनों का मतलब सेम है। अब ये एक नेटवर्क एडेप्टर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमको एक वायर्ड वाला नेटवर्क यानी केबल वाला नेटवर्क तुमको अगर कुछ लगाना है तो इस नेटवर्क एडेप्टर की ज़रूरत होती है। फिर वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर के बीच में और नेटवर्क के बीच में। तो ये जो एडेप्टर्स होता है वो सपोर्ट करता है इथरनेट स्टैंडर्ड को। लाइक अगर तुमको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए केबल्स की मदद से, तो तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसमें और ये जो नेटवर्क आ रहा है इन दोनों के बीच में तुमको कनेक्ट करना है केबल्स की मदद से, तो तुमको एक नेटवर्क एडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा ईथरनेट कार्ड होता है। अब वो एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। तुम्हारा जो लैपटॉप है अगर, तो उसके अंदर पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर मदरबोर्ड होता है अंदर एक, तो उस पर एक सर्किट बोर्ड को लगा देते हैं जो एक्चुअली इथरनेट कार्ड होता है। अब ये इथरनेट कार्ड अलग अलग स्टैंडर्ड पैकेजेस में भी अवेलेबल है जिनको फॉर्म फैक्टर्स बोला जाता है। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि इथरनेट कार्ड जो डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेजेस में उनका नाम क्या है, तो आंसर है फॉर्म फैक्टर्स। फिर ये अलग अलग नेटवर्क स्पीड्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड पे जिसको वो सपोर्ट करते हैं। और हर NIC जो होता है उसका एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक 6 डिजिट का, 6 नंबर्स होते हैं एक्चुअली, 6 डिजिट का एक एड्रेस बना दिया जाता है जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है नेटवर्क पे उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। हम ध्यान रखना IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों अलग होता है। मैक एड्रेस हर NIC पे होता है। और आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर दिख रही होगी जिसके अंदर हमारा इथरनेट कार्ड दिख रहा है। दिख रहा होगा कि एक बोर्ड है पूरा सर्किट का बना हुआ, एंड इसी को हमारा जो कंप्यूटर है उसके मदरबोर्ड पे लगा देते हैं।
आगे हमारा RJ5। अब RJ5 नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो शॉर्ट फॉर्म है, तो किस चीज़ का, तो वो है रजिस्टर्ड जैक 45। अब रजिस्टर्ड जैक 45 का एक 8 वायर कनेक्टर होता है एंड उसको एक्सक्लूसिवली ईथरनेट केबल के साथ यूज़ होता है। नेटवर्किंग के काम में सब काम आते हैं, इसलिए नेटवर्क डिवाइसेस है। अब इससे क्या, हमारा एक लोकल एरिया जो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, उसके ऊपर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम RJ45 का यूज़ करें तो। अब ये नेटवर्क इंटरफेस एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इसको बना के रखा है एक नेटवर्क इंटरफेस का, जो हर नेटवर्किंग केबल्स के एंड में मिलेगा ही। सो इफ़ यू सी ए नेटवर्किंग केबल, तो उसके एंड में तुमको RJ45 मिलने ही वाला है। उसका इस्तेमाल क्या है कि वो कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क में उसकी मदद से। एंड तुमने एक्चुअली में जब अगर अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में जाते होगे तो तुमने देखा होगा एक छोटू सा प्लास्टिक प्लग होता है जो RJ45 जैक्स में डाल सकते हैं हम, और ये ईथरनेट कार्ड जो होता है उसी के अंदर जैक बनाया होता है। आप ये फोटो में देखा, आपने देखा ही होगा कंप्यूटर लैब में एक प्लास्टिक का बना होता है ये प्लग, एंड ये फिट हो जाता है ईथरनेट कार्ड के अंदर। सो RJ45 क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45। काम क्या है उसका, लोकल एरिया नेटवर्क पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, और वो एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस है जो हर नेटवर्क केबल्स के एंड में मिलेगा ही। आगे हमारा रिपीटर। रिपीट सबसे क्या समझ आता है, इंग्लिश वर्ड है रिपीट, मतलब क्या है, वापस उस चीज़ को वापस दोहराना। सो अब तुम सोचो केबल्स जो है उससे डेटा जा रहा है सिग्नल्स के फॉर्म में, लेकिन कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे सिग्नल्स वीक हो गए, उनके एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकते हैं। चलो हम उनको 100 मीटर लेते हैं, यूजुअली वो 100 मीटर होता है। तो 100 मीटर्स के बाद जो हमारे सिग्नल्स है उनकी ताकत ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वो लिमिट उनकी हो जाती है और वीक हो जाता है वो। तो इसी सिचुएशन में हम एक रिपीटर जो एक हार्डवेयर डिवाइस है उसका यूज़ करते हैं, एंड रिपीटर बेसिकली सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। अब रिपीटर का बेसिक फंक्शन वही है, इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करो और वापस उसको दूसरे डिवाइस तक भेज दो। और इनका काम ही यूजुअली वो है रिपीट करना, वो दोहरा रहा है उस सिग्नल को ताकि जो रेंज है वो एक्सटेंड हो सके। आपको ये दिख रहा होगा पिक्चर में, पिक्चर से ज़्यादा वैसे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुमने देखा हो रियल लाइफ में तो अच्छा है कि अगर तुम्हारी वाईफाई तुमको चाहिए कि 100 मीटर से ज़्यादा लंबा चले, यू कैन यूज़ अ वाईफाई रिपीटर, जिससे आपका सिग्नल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ रहती है, कायम रहती है, कम नहीं हो जाती। फिर हमारा हब। अब हब एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम अलग अलग कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं। लाइक मेरा कंप्यूटर आपके दोस्त का कंप्यूटर मेरे दोस्त का कंप्यूटर है, अगर हम सबके सिस्टम्स को कनेक्ट करना है वी कैन यूटिलाइज अ हब। तो उसका काम ही वो है कि कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। वो एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन होता है अलग अलग कंप्यूटर्स को सेंट्रल नोड के साथ या सर्वर के साथ। वो मल्टीपोर्ट डिवाइस, जैसे मैं बोला, हम मल्टीपल डिवाइसेस लगा सकते हैं उसके अंदर जिससे हम कंप्यूटर्स को एक्सेस मिल सके। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपको जितना भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो हब को मिलती है और सारे के सारे हब बोर्ड्स को भेज दी जाती है, और उससे डेटा कंप्यूटर्स को भेजा जाता है एक हब नेटवर्क के अंदर। और दो टाइप्स के हब होते हैं, एक होता है एक्टिव हब और दूसरा होता है पैसिव हब। इसको डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हब की जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर डेटा दो डिवाइसेस से एक साथ आ रहा है तो वो कोलाइड कर जाएगा। लाइक तुम बेसिकली किसी के साथ बात कर रहे हो तो तुम दो लोग एक साथ बोलोगे तो कोलिजन हो जाएगा ना। तो वही है कि हब पे अगर दो डिवाइसेस से एक टाइम पे डेटा आया तो कोलिजन हो जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब क्या, ये नंबर ऑफ पोर्ट्स है जिसके अंदर तुम डाल सकते हो। तो ये वाला हब के अंदर तुम 8 कंप्यूटर डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। आगे हमारा स्विच। अब स्विच का भी काम जो है वो नियरली हब जैसे है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे बताता हूँ मैं। तो स्विच भी क्या करता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में सेंट्रल रोल प्ले करता है। फिर उसका मेन काम क्या है, सेगमेंट करना और ट्रैफिक ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करना, क्योंकि ट्रैफिक हमको कहीं भी नहीं पसंद। वी वांट द थिंग्स टू बी फास्ट एंड नॉट स्लो, इसीलिए हम सेगमेंट करते हैं, जिसके लिए हमको स्विच की ज़रूरत होती है ताकि हम ट्रैफिक ओवरलोडिंग कम कर सकें। अब जब डेटा आता है तो स्विच क्या करता है, उस डेटा में से पहले तो उसका डेस्टिनेशन निकालता है। लाइक सपोज एक पोस्टमैन है, उसको कुछ भी पोस्ट या कुरियर मिलता है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा ना उस डेटा पैकेट में से, और फिर वो देखता है अपने टेबल के अंदर कि ये वाला कहाँ पे जाएगा पैकेट। स्विच भी वही करता है, उस पर डेटा आता है तो वो पहले तो डेस्टिनेशन एड्रेस निकालता है और फिर टेबल में देखता है उस पैकेट को कहाँ भेजना है। उसके बाद वो सिर्फ उसी जगह पे अपना क्या बोलते हैं सिग्नल को भेजता है, ना कि सबको। लाइक पोस्टमैन जो वो तुम्हारा कुरियर तुम्हारे ही घर भेजेगा ना, सबके घर तो ऑब्वियसली नहीं भेजेगा। तो वैसा ही स्विच भी काम करता है और वो एक वक्त में मल्टीपल पैकेट्स को भेज सकता है।
और स्विच जो है ना वो ऐसा लाइक सिग्नल्स जो है ना उनको जो नॉइजी या फिर करप्टेड सिग्नल्स है उसको फॉरवर्ड नहीं करता, वो ऐसे सिग्नल्स को ड्रॉप कर देता है एंड जो रीडर सेंडर है उसको बोलता है वापस भेज। लाइक तुमने अगर कुछ तो डेटा भेजा है एंड उसके अंदर कोई ना कोई डेटा पैकेट में कुछ एरर है, कुछ करप्शन हो चुका है, करप्टेड हो गया, वायरस है, तो स्विच उसको नहीं भेजेगा, वो सिग्नल को ड्रॉप कर देगा एंड सेंडर यानी कि आपको बोलेगा कि आप उसको वापस भेजो। अब ट्रांसमिशन अगर एक बार हो चुका है तो आपका कनेक्शन टर्मिनेटेड हो जाएगा। लाइक स्विच है, तुम सपोज एक काम करते हैं, आप और मेरा जो कंप्यूटर है हम दोनों कनेक्शन में, तो हमने स्विच की मदद से कनेक्ट किया, मेरे को आपको कुछ डेटा भेजना है, तो मेरे कंप्यूटर से डेटा पैकेट्स जाएंगे, तब तक कनेक्शन बना है, फिर वो बीच स्विच में से आपके कंप्यूटर तक डेटा पैकेट्स जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गया, तो जो कनेक्शन था ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे स्विच का, मैंने बोला हब जैसा है, इसके अंदर भी तुम अलग अलग ऐसे जैक्स में डाल सकते हो अपने केबल्स एंड आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक सवाल होगा कि स्विच और हब मैंने बोला नियरली सेम है, तो उनके अंदर डिफरेंस एक्चुअली में है क्या? तो आपने देखा होगा मैंने बोला था कि हब को अगर पैकेट आता है तो सारे हब पोर्ट्स को भेज देता है, जबकि स्विच जो है ना वो इनकमिंग पैकेट को सिर्फ एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को भेज रहा है। लाइक वो ऐसा सबको आपका कुरियर नहीं बांट रहा, वो स्पेसिफिक जगह पे ही भेज रहा है, ना कि सबको। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था, पूछ सकते हैं आपको वापस 1 या 2 मार्क में। तो याद रखना कि हब जो है वो आपका इनकमिंग पैकेट ऑल हब पोर्ट्स को भेजता है, जबकि स्विच स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को ही भेजता है। आगे हमारा राउटर। अब राउटर का काम भी थोड़ा स्विच और हब जैसा है, लेकिन उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि ये हमारा ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर अगर आप कुछ डेटा भेजोगे तो वो डेटा को रिसीव करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद दूसरे नेटवर्क्स तक भेजेगा। राउटर जो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, और मैंने वही बोला कि हब और स्विच से अगर तुम कंपेयर करो तो इसकी कैपेबिलिटीज़ एडवांस है, क्योंकि ये एनालाइज कर सकता है एंड इसका ही एनालाइज करना है जो है वो इसी के लिए एक स्टैंड पॉइंट हो जाता है एज कम्पेयर टू स्विच और हब। तो ये डिसाइड कर सकता है कि हमारा जो पैकेज है उसको क्या करना है, ऑल्टर ऐसा कुछ करना है तो उसको क्योंकि किसी और नेटवर्क टाइप पे बताना है। फॉर एग्जांपल सपोज तुम किसी और कंट्री के हो, तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको लैंग्वेज सिर्फ फ्रेंच आती है एंड यू नो हिंदी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बात तुम यहाँ पे राउटर बन जाती, क्योंकि मेरा जो है पैकेट वो हिंदी में है, तो मैं जब आप तक मेरा पैकेट पहुँचा रहा हूँ आप उसको एनालाइज करते हो कि रिसीवर को फ्रेंच में चाहिए, तो ऐसे राउटर तुम उसको वापस थोड़ा चेंज करते हो, थोड़ा ऑल्टर करते हो, फिर आप जाके अपने दोस्त को फ्रेंच के अंदर बताते हो। टेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट आपको फ्रेंच आता है, नहीं आता हो तो क्या पता। पॉइंट बीइंग राउटर जो है वो एनालाइज कर सकता है एंड ऑल्टर एंड वो सब कर सकता है आपके पैकेज को, फिर जाके वो दूसरे नेटवर्क पे भेजिएगा। फिर राउटर जो है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। एक वायरलेस राउटर जो होता है वो वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है स्मार्टफोन्स को और दूसरे डिवाइस को। तुमने जो देखा ही है ना, घर के अंदर मतलब वाईफाई राउटर सबके पास होता है यूजुअली आजकल। आपको ये डिवाइस तो देखा ही होगा जिसके घर में वाईफाई, या फिर एटलीस्ट तुम सीरीज़ देखते हो जिसमें वाईफाई होता है तो भी तुमको ऐसा ही दिख रहा होगा, क्योंकि क्या ये एक वाईफाई राउटर है। फिर आता है गेटवे। अब गेटवे के नाम में ही तुम्हें गेट दिख रहा होगा। गेट मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो दो अलग जगह को ज्वाइन करता है, तो वो ये गेटवे भी एक की एक्सेस पॉइंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क और बाहर की दुनिया के बीच में एक गेट की तरह काम करता है। अब गेटवे क्या कहता है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हो जाता है एक नेटवर्क का, क्योंकि सारा डेटा जो नेटवर्क में आ रहा है या नेटवर्क से बाहर जा रहा है वो ऑब्वियसली गेट को पास करेगा ही, तो वो गेटवे के थ्रू पास होता है ताकि उसको दूसरे पाथ मिल सके। अब वो एक एस्टैब्लिश कर देते हैं एक इंटेलिजेंट कनेक्शन लोकल नेटवर्क के बीच में और बाहर के नेटवर्क के बीच में, जो दोनों अलग है। लाइक तुम ही सोचो ना, मेरा घर पूरा अलग है और मेरे घर के बाहर की दुनिया पूरी अलग है, मतलब नियरली सेम होती है बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ना। तो मेरा घर पूरा अलग स्ट्रक्चर के अंदर, बाहर की दुनिया अलग स्ट्रक्चर में, और मेरा दरवाज़ा है जो इंटेलिजेंट कनेक्शन है जिससे मैं मेरा घर और मेरे बाहर की दुनिया को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, विच इज़ लाइक लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक ऐसा नोड है जिसके लाइक नेटवर्क के अंदर एक नोड है जो एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह भी काम करता है, फायरवॉल भी, और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोवाइड करता है। लाइक अगर किसी चीज़ को अंदर आना है तो ऑब्वियसली उसको गेट पे रोक दिया जाएगा ना, अगर उसके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो, या फायरवॉल की तरह भी काम करेगा क्योंकि एंट्री पॉइंट ही वो होता है। सो लाइक अगर कुछ भी एरर है तो वहाँ पे हमारी फायरवॉल है चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए।
साथ ही साथ हमारा गेटवे जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोई भी वेबसाइट की टेम्पररीली होल्ड कर लेता है, ताकि वो जो रिपीटेड एक्सेस है सेम वेबसाइट या वेब पेज को, वो प्रॉक्सी सर्वर को डायरेक्ट कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वेब सर्वर। सो बेसिकली हो क्या है, तुम अगर किसी वेबसाइट को बार बार ऐसा लोड कर रहे हो ना, तो रिपीटेड एक्सेस कर रहे हो, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को टेम्पररीली स्टोर कर देता है और उसको एक दूसरे एक्चुअल सर्वर की जगह एक दूसरा प्रॉक्सी सर्वर बनाता है एंड उस पर डायरेक्ट करता है, ताकि क्या हो जाए, ट्रैफिक कम हो। एज हमको चाहिए स्पीड फास्ट हो, और स्पीड फास्ट होने के लिए ट्रैफिक कम होना चाहिए। सो जितना भी ट्रैफिक लोड कम हो उतना फ़ायदा है हमें। फिर हमको ये भी एक मिनट, हाँ, तो अगर हमारे पास कोई एक नेटवर्क है, उसको कम्युनिकेट करना है किसी बाहर के फॉरेन नेटवर्क के नोड से, तो डेटा पैकेट को गेटवे से पास करेगा, जो अपना रास्ता फिर डेस्टिनेशन तक जाएगा बेस्ट पॉसिबल रूट से। लाइक उसको गेटवे पे ही पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा रूट कौन सा है। तुम गूगल मैप्स करते हो ना, तो बताता है ना कि इतने 4-5 रूट्स है, इसमें से ये वाला उसको ब्लू करके रखता है कि ये बेस्ट रूट है। तो वही, जब गेटवे पे अगर आप किसी फॉरेन नेटवर्क में जा रहे हो, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है। साथ ही साथ अगर हमको सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए घर में, तो फिर गेटवे ही होता है इंटरनेट सर्विस, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वही गेटवे होता है यूजुअली, क्योंकि वो हमको एक्सेस देता है पूरे इंटरनेट का। तो हमारे घर का नेटवर्क है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आईएसपी पे ही गेटवे होता है हमारा। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यूजुअली तो एक राउटर होता है ना, उसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है गेटवे डिवाइस की तरह काम करने के लिए, लेकिन एक गेटवे जो उसको कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर में भी डाल जा सकता है, हार्डवेयर में भी। या एक तुम ऐसे गेटवे को एक्सटर्नली एक सॉफ्टवेयर की तरह भी डाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम्हारे लैपटॉप कंप्यूटर फ़ोन जो भी है उसके अंदर हार्डवेयर में ही आ सकता है गेटवे पहले से। अब यहाँ पे तुमको गेटवे का डायग्राम भी दिख रहा होगा। तुमको लेफ्ट साइड में ये 10 वाला आईपी एड्रेस मिलेगा और राइट साइड में एक 20 वाला आईपी एड्रेस। तो तुम दोनों अलग अलग नेटवर्क्स हैं, और ये दोनों के नेटवर्क्स के सर्वर के बीच में हमारा गेटवे स्टैंड आउट करता है। अब तुमको बीच में ये दिख रहा है, ये कौन सी 3 चीज़ों में से हो सकता है? मेरे को वो तीनों जो चीज़ें हैं ना, वो कमेंट में लिख के बताओ कि ये जो दोनों पीसी जिनसे कनेक्टेड है वो कौन सा डिवाइस है। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, विच इज़ वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड के छोटे से पोर्टेबल कार्ड्स होते हैं, जो ऑब्वियसली इंटरनेट से कनेक्ट करने में हमको हेल्प करते हैं एक वायरलेस की मदद से। मेरा वाई मतलब वायरलेस हो गया ना। वाईफाई कार्ड, वाईफाई तो आजकल हम कौन नहीं जानते, तुम हॉटस्पॉट से भी तो वाईफाई लेते हो। फिर यहाँ पे क्या, हमारा वाईफाई में रेडियो वेव्स की मदद से ट्रांसमिशन होता है, जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी तुमको बताया था। फिर हमारा एंटेना जब वो ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल्स को उन इक्विपमेंट में जिनमें वाईफाई कार्ड है, और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तुम्हारे लैपटॉप के अंदर पहले से आ गया, फिर तुम एक्सटर्नली भी उसको लगा सकते हो। फिर अगर तुम्हारे कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड इंस्टॉल नहीं है, तो आपको बाहर से एक यूएसबी एंटेना खरीदना पड़ेगा अटैचमेंट, और फिर उसको एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। हम आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब आई मीन पिक्चर भी दिख रही होगी हमारे वाईफाई कार्ड की। ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट इसका इस्तेमाल भी आजकल ज़्यादा नहीं होता है, या फिर आपको इंटरनली पहले से बना हुआ मिल जाता है। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। अगले लेक्चर में हम टोपोलॉजीज एंड ऑल भी स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए